60% ऑक्सीजन ही मिल पा रही है। ग्रामीण इलाकों में बढ़ रहा है मौत का ग्राफ। मुंबई में शिव सैनिकों की हिंसा के शिकार नेवी के रिटायर्ड अधिकारी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन पर की बात। घटना को बताया दुखद, कहा ऐसे हमले नहीं किए जाएंगे बर्दाश्त। जमानत पर रिहा हैं हमले के सभी 6 आरोपी। बिहार चुनाव की तैयारियों के बीच पटना में सीएम नीतीश कुमार से मिले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा गठबंधन में सब ठीक है। बीजेपी के आत्मनिर्भर बिहार पर तेजस्वी का तंज। कहा पहले अपनी पार्टी को बनाइए आत्मनिर्भर। उनको पहले सलाह देना चाहूंगा कि पहले एनडीटीवी इंडिया पर स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। 10 लाख मामलों और करीब 29,000 मौतों के आंकड़ों के साथ कोरोना ग्राफ में देश में सबसे ऊपर महाराष्ट्र है। ऐसे में राज्य में ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत का भी सामना राज्य को करना पड़ा है और बताया जा रहा है कि जरूरत की 60% ऑक्सीजन ही मिल पा रही है। इसलिए खासकर ग्रामीण इलाकों में मौत के मामले बढ़ रहे हैं। चिंता की बात यह भी है कि इसकी कालाबाजारी भी की जा रही है। एक रिपोर्ट आप देखिए। महाराष्ट्र में गंभीर मरीजों के लिए ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक कुल जरूरत का सिर्फ 60% ऑक्सीजन ही मिल पा रहा है। जो भी ऑक्सीजन की जरूरत है उससे सिर्फ 60% ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है और ये प्रशासन का बहुत ही बड़ा फेल्योर है। महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में खासकर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र के पुणे, सोलापुर, सातारा, उस्मानाबाद, ठाणे, कोल्हापुर ऐसे कई जिलों में ऑक्सीजन का सप्लाई बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन के सप्लाई में काला बाजार बहुत ही तरीके से हो रहा है। ऑक्सीजन का एक सिलेंडर है वो 500-600 से लेकर 1500 रुपए तक हॉस्पिटल्स को मिल रहा है। इसमें ये कम से कम 10 या 20 गुना ज्यादा पैसे हॉस्पिटल्स को आ रहे हैं। ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत ही शॉर्टेज हो गया है। बहुत मुश्किल से हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन का सप्लाई होते रहा है। हम हमारी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रहा है। जो वेंडर्स है वो सही टाइम पे सही वक्त पे ऑक्सीजन सप्लाई कर नहीं सकते हैं। इस हालात में अगर डॉक्टर्स एक प्रकार पेशेंट सीरियस हो गया है तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हम हतबल रहेंगे और हमें सिर्फ देखते बैठने से कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जल्द से जल्दी ऑक्सीजन का सप्लाई निरंतर रेगुलर होना चाहिए। महाराष्ट्र में करीब 5 बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ऑक्सीजन बनाते हैं और करीब 80 रिफिलर्स हैं जिनके जरिए राज्य के अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई होता है। कोविड के पहले करीब 20 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर कीमत थी। कहा जा रहा है कि अब ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स रिफिलर्स को ये करीब 35 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर में दे रहे हैं और अस्पतालों या जरूरतमंदों तक आते आते इसकी कीमत 45 से 50 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच जाती है। आपको बता दें कि गंभीर मरीजों को करीब 14 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन एक दिन में चाहिए होता है। राज्य में फिलहाल कोविड के 8,505 गंभीर मरीज हैं जिनके लिए ऑक्सीजन बेहद जरूरी है। फूड एंड ड्रग लाइसेंस होल्डर फाउंडेशन के अध्यक्ष अभय पांडे ऑक्सीजन की सप्लाई चेन में गड़बड़ी मानते हैं। तो एकाएक रेट का बढ़ जाना और दूसरी बड़ी बात है कि जो 80 रिफिलर्स हैं उनके पास एफडीए के साथ क्लब होकर जितने कोविड हॉस्पिटल महाराष्ट्र में रन कर रहे हैं वो एक एक रिफिलर्स को एक एक सर्टेन जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं उनकी जवाबदारी अगर दी गई होती तो ये जो कमी है वो कमी शायद महाराष्ट्र में नहीं आती। लेकिन एफडीए प्रशासन की मिसमैनेजमेंट मैं कह सकता हूं या फेलियर मैं कह सकता हूं जिसकी वजह से आज जो है महाराष्ट्र में गैस बाटले की कमी सामने दिखाई पड़ रही है। फूड एंड ड्रग फाउंडेशन ने एफडीए महाराष्ट्र से ऑक्सीजन की कालाबाजारी रोकने की लिखित मांग की है। इधर राज्य सरकार ने एक समिति बनाने की बात कही है जो ऑक्सीजन सप्लायर से संपर्क में रहेगी। साथ ही अस्पतालों को यह सुनिश्चित करना होगा कि विशेषज्ञों की देखरेख में इसका इस्तेमाल हो। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का ट्रायल फिर से शुरू हो गया है। ब्रिटेन में मेडिसिन हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ट्रायल शुरू करने की मंजूरी दे दी है। एक वॉलंटियर की तबीयत बिगड़ने के बाद ट्रायल को रोक दिया गया था, जिसके बाद अब भारत में भी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट में ट्रायल रोकने का आदेश दिया था। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में इजाफे का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 4,321 नए मामले सामने आए हैं और 28 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 2,14,000 को पार कर चुके हैं।
715 लोगों की मौत हो चुकी है और दिल्ली में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट भी अब कम हो रहा है। ये कम होकर 84.68% रह गया है। पिछले 3 हफ्तों से दिल्ली में कोविड के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। 20 दिनों से भी कम के समय में दिल्ली में 15,000 एक्टिव केसेस बढ़े हैं। इससे अचानक राजधानी के अस्पतालों में बिस्तरों की कमी हो गई है। 24 अगस्त को दिल्ली में 74.5% बिस्तर खाली थे। 12 सितंबर को 57% बिस्तर ही खाली थे। आईसीयू के वेंटिलेटर वाले 60% बिस्तर पर मरीज है, जबकि आईसीयू के बिना वेंटिलेटर वाले 70% बिस्तरों पर मरीज है। अचानक मामलों में हुए इजाफे से दिल्ली के कुछ बड़े अस्पतालों में आईसीयू बेड्स की किल्लत हो गई है। दिल्ली सरकार के कोरोना ऐप के हिसाब से मैक्स शालीमार बाग, बत्रा हॉस्पिटल, विमहंस, केएल कपूर, फोर्टिस वसंत कुंज, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल उन अस्पतालों में से है जिनके आईसीयू में अब जगह नहीं है। वेंटिलेटर के बिना आईसीयू वाले बिस्तर भी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, महाराजा अग्रसेन, फोर्टिस शालीमार बाग, इंद्रप्रस्थ अपोलो, मैक्स पटपड़गंज, होली फैमिली हॉस्पिटल में खाली नहीं है। स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञों के मुताबिक दिल्ली में पिछले हफ्ते रोजाना भर्ती होने वाले मरीज दुगने हुए हैं। Yes, definitely we have the increased number of the patients. पिछले कुछ दिनों में हम जिन मरीजों को भर्ती कर रहे हैं उनकी तादाद दुगनी से ज्यादा हो गई है। पहले 40 से 50 लोग भर्ती होते थे और अब तो 100 से ज्यादा रोजाना भर्ती हो रहे हैं। We have around 100 admission, even more than 100 admission per day. No, we have enough beds in the ICU. Earlier, हमने अस्पताल में आईसीयू बेड्स 255 से बढ़ाकर 300 कर दिए हैं। करीब 100 आईसीयू बेड्स खाली हैं। Recently, 50 beds we have more added in this week. बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने अस्पतालों से आईसीयू बेड्स बढ़ाने को कहा है। रिव्यू मीटिंग में सभी मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स जो डॉक्टर्स हैं हमारे इलाज कर रहे हैं उनसे फीडबैक लिया गया कि कैसे इसको आगे बढ़ने से कैसे रोका जाए और कैसे हम इसको मैनेजमेंट ठीक से कर सकें। तो सबसे बड़ी बात ये निकली कि आईसीयू बेड्स बढ़ाने के लिए सीएम साहब ने आदेश दिया है कि आईसीयू बेड्स को और बढ़ाया जाए। दिल्ली में सरकार ने एक बात बार बार दोहराई है कि जान बचाना सरकार की प्राथमिकता होगी और ऐसे में जब राजधानी में एक बार फिर तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो ये बात सुनिश्चित करने की खासा ज़रूरत है कि जितनी भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है उनको और मजबूत किया जा सके ताकि वेंटिलेटर, आईसीयू या बिस्तर की कमी से किसी भी मरीज़ की जान ना जाए। नई दिल्ली में अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई ना बरतें। देखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। याद रहेगा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस मंत्र को भूलना नहीं है। और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जाफराबाद में हुई हिंसा के मामले में देवांगना कलिता, नताशा नरवाल, गुलफिशा के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में ये लोग आरोपी बनाए गए हैं। इन्होंने अपने बयान में प्रोफेसर अपूर्वानंद, योगेंद्र यादव, सीताराम येचुरी सहित कई लोगों के नाम लिए हैं। दिल्ली पुलिस ने जिनके नाम आरोपियों ने लिए हैं उन्हें आरोपी तो नहीं बनाया है, लेकिन उनकी भूमिका की जांच वो कर रही है। और मुकेश इस पर फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश, इन लोगों को आरोपी तो नहीं बनाया गया चार्जशीट में, लेकिन अब इनकी जांच की जा रही है। क्या अपडेट है इस मामले से जुड़ा हुआ? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि जो इस केस में आरोपी हैं नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और गुलफिशा, ये जो देवांगना हैं और नताशा हैं ये पेंड्रा तोड़ ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। इनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने जाफराबाद हिंसा मामले में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है और उस चार्जशीट में कहा गया है कि इन लोगों ने अपने बयान में कहा है कि दंगों में योगेंद्र यादव, प्रोफेसर अपूर्वानंद, मतीन अहमद जो एमएलए हैं, अमानतुल्लाह खान, उमर खालिद, ऐसे कई नाम हैं। इन लोगों के नाम लिए इन लोगों ने और कहा है कि दंगों में इनकी भूमिका है, इनके उकसाने पर ही दंगे किए गए हैं। हालांकि जो बयान लिए गए हैं, बयान में उन्होंने अपने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है। तो सीआरपीसी 161 के तहत इनके बयान लिए गए हैं। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि इन लोगों के नाम इनके बयान में आए हैं,
ऐसे में इनकी भूमिका की जांच की जा रही है। अभी तक ये इस केस में आरोपी नहीं है, क्योंकि किसी के नाम लेने से कोई आरोपी नहीं बन जाता है। जब तक इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलते हैं तब तक ये आरोपी नहीं बनाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर चार्जशीट में नाम तो हैं, लेकिन अभी आरोपी नहीं है। इनकी भूमिका की अभी जांच की जा रही है। शुक्रिया मुकेश इस सब जानकारी के लिए। तो इन जो बड़ी हस्तियों के नाम इसमें लिए गए हैं, इनको हालांकि आरोपी अभी नहीं बनाया गया, लेकिन इनकी जांच जरूर की जा रही है इस मामले में जुड़े हुए। और शुक्रवार को शिवसेना के कार्यकर्ताओं की ओर से नौसेना के पूर्व अधिकारी की पिटाई के मामले में अब राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने जहां पीड़ित के परिवार वालों से मुलाकात की, तो वहीं इस मामले में गिरफ्तार सभी 6 आरोपियों को जमानत मिलने पर भी सवाल उठाए। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में शिवसेना के कार्यकर्ता नौसेना के पूर्व अधिकारी को पीटते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि नौसेना के अधिकारी ने उद्धव ठाकरे से जुड़ी एक तस्वीर को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया, तो शिवसेना से जुड़े लोग नाराज हो गए और उनकी पिटाई कर दी। देश जो है फ्रीडम टू एक्सप्रेस, सबके लिए बोलना, अपना विचारधारा रखने का अनुमति है। जो मेन जो कार्टून हो या चाहे कोई मैसेज है, वो कहां से बनता है, गवर्नमेंट को उसको ध्यान देना जरूरी है। वो जो जहां से वो जनरेट हो रही है उस चीज को पकड़े। इस मामले में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, पर पुलिस ने उन्हें जमानत पर छोड़ दिया। आरोपियों को जमानत मिलने से पीड़ित के परिवार वाले नाराज हैं। ये तो जो पुलिस वाले हैं उनको देखना चाहिए था कि इनको बेल ना मिले। जो इन लोग ने अटैक किया है, इस पर बेल नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि ये अगर निकलेंगे तो और किसी को भी धमकी देंगे और किसी के साथ भी ऐसा करेंगे जो मेरे पिताजी के साथ किया, या हो सकता है वापस हमारे साथ भी करें। अब इस मामले पर राजनीति तेज हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीड़ित से बात की और ट्वीट करके मामले की निंदा की। बीजेपी नेताओं ने अस्पताल में जाकर मदन शर्मा से मुलाकात की और इस हमले के लिए शिवसेना को जिम्मेदार ठहराया। महाराष्ट्र में कानून की पूरी धज्जियां उड़ गई है। लोकशाही पे उभरा हुआ अपना देश, लेकिन महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार आने के बाद कोई भी सुरक्षित नहीं, इनका गुंडाराज शुरू है। तो मुझे लगता है ठाकरे सरकार अपनी सत्ता के माध्यम से गुंडाशाही शुरू हुआ है। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर जैसी अवस्था महाराष्ट्र में तैयार हो रही है। मैंने कल अपने ट्वीट के माध्यम से उद्धव जी को आह्वान किया है कि गुंडाराज को रोकिए। इस पूरे मामले में शिवसेना के नेताओं की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया, लेकिन ये भी एक ताज्जुब की बात है कि इन्हीं तरह के कार्टून बनाते बनाते बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी और अब उनके पार्टी के लोग किसी को इसी तरह के कार्टून को शेयर करने पर पीट रहे हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। बिहार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के पहुंचते ही एनडीए का चुनावी बिगुल बज गया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद कहा कि सब ठीक ठाक है, हालांकि सीटों के बंटवारे पर फैसला अगले हफ्ते लिया जाएगा। बिहार में एनडीए के 2 घटक जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के शीर्ष नेता शनिवार को मिले। इस मुलाकात में सीटों से लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के नीतीश कुमार को निशाने पर रख बयानों पर भी चर्चा हुई। लेकिन बैठक के बाद पार्टी दफ्तर में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी का रुख साफ किया। मैं जहां बिहार की तस्वीर देख रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है चुनाव के मैदान में एनडीए का गठबंधन नीतीश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और विजयश्री हासिल करेंगे नीतीश जी के नेतृत्व में। ये मैं सबके साथ, लेकिन परिवर्तन के लिए भारतीय जनता पार्टी का दूर कार्यकर्ता, उसको आगे आना पड़ेगा। बिहार की जनता इंतजार कर रही है, मैं मन पढ़ चुका हूं, वो जान चुके हैं। अब कंसंट्रेट इस बात पर करो कि लोगों ने ताकत हमको देनी है, हमने बिहार की तस्वीर कैसे बदलनी है, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। ये हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। एक तरफ जेपी नड्डा ने आत्मनिर्भर बिहार के लिए लोगों की राय जानने के लिए प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाई, लेकिन जो वीडियो जारी किए उसमें ना तो बिहार भाजपा के किसी नेता का और ना ही नीतीश कुमार का चेहरा दिखा।
बीजेपी ने आत्मनिर्भर बिहार के बारे में बात की है। मैं उनको पहले सलाह देना चाहूँगा कि पहले बीजेपी तो आत्मनिर्भर हो जाए। बिहार में उधार के चेहरे पर निर्भर है अभी तक, मतलब 24 साल से उधार के चेहरे पर निर्भर है अभी तक। तो पहले बीजेपी तो आत्मनिर्भर हो जाए पहले बिहार में। दिल्ली से लेकर के पटना तक इनकी सरकार है, ऊपर से लेकर के नीचे तक इनकी सरकार है। तो अब तक इन्होंने आत्मनिर्भर बिहार को क्यों नहीं बनाया? इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने साफ किया कि उनका इरादा किसी तरह की बगावत का नहीं है और वो भाजपा के हर निर्णय के साथ हैं। बस साझा न्यूनतम कार्यक्रम बने जिसमें उनके बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट की नीति को जगह मिले। सीटों के बंटवारे में अभी तक के फॉर्मूले के अनुसार बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच बराबरी के सीटों पर समझौता होगा, लेकिन चूंकि बीजेपी को अपने हिस्से से कम 20 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को देनी होगी, इसलिए एक बार फिर नीतीश कुमार कम से कम बीजेपी से 20 अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो ठगी के पैसे जमा कराने के लिए लोगों के अकाउंट किराए पर लेता था और अकाउंट होल्डर को इसके बदले 20% कमीशन भी देता था। ये गैंग ठगी को कुछ इस तरीके से अंजाम देता था कि पीछे कोई सबूत छूट न जाए, लेकिन जब इस गैंग ने सीबीआई के एक अधिकारी को ही ठग लिया तो उसकी शिकायत दर्ज हुई। कई महीने की जांच के बाद आखिरकार ये गैंग पकड़ा गया। फिलहाल इस गैंग से जुड़े 3 लोग मनीष गुप्ता, आशीष और अभिषेक गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस के मुताबिक इस गैंग के लोगों ने एक फर्जी कॉल सेंटर खोला हुआ था। कॉल सेंटर से किसी भी क्रेडिट कार्ड होल्डर को फोन करते, कहते कि आपके क्रेडिट कार्ड में रिवार्ड के तौर पर पॉइंट मिले हैं, आपको गिफ्ट मिलेगा। गिफ्ट देने के नाम पर किसी अकाउंट में सिक्योरिटी मनी जमा कराते। गैंग ने ठगी का पैसा जमा कराने के लिए कई लोगों के बैंक अकाउंट किराए पर लिए थे। अकाउंट होल्डर को इसके बदले 20% कमीशन मिलता था। पुलिस ने इस मामले में गैंग के मास्टरमाइंड मनीष गुप्ता और किराए पर अपना अकाउंट देने के आरोप में अभिषेक और आशीष को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के अलग अलग 8 बैंक खातों में जमा 60 लाख रुपए जब्त कर लिए हैं। गैंग के पास से फर्जी दस्तावेजों पर लिए सिम कार्ड मिले हैं जिनसे ये लोगों को फोन करते थे। कई एटीएम कार्ड मिले हैं। इस मामले में हरिओम, रमन और गुरुचरण नाम के आरोपियों की तलाश की जा रही है जो मनीष के लोगों को क्रेडिट कार्ड का डेटा देते थे। दिल्ली पुलिस अब ये पता लगा रही है कि इस गैंग में कितने और लोग शामिल हैं और इन लोगों ने कितने और लोगों के बैंक अकाउंट किराए पर लिए थे और उनको 20% कमीशन दे रहे थे। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के सागर जिले के रामनरेश दुबे पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का तर्पण तो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ अपने स्वर्गवासी मित्र सैयद वाहिद अली का भी तर्पण करते हैं। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट आप देखिए। 62 साल में दोस्त का साथ छूटा, पितृपक्ष आया तो उसके लिए तर्पण किया। कहानी में फर्क सिर्फ इतना है कि पंडित राम नरेश दुबे ये तर्पण अपने मित्र सैयद वाहिद अली के लिए करते हैं। पितृपक्ष में उन्होंने 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का मूल पाठ कराया और चौथे दिन अपने मित्र का तर्पण किया। हिंदू धर्म में तो हिंदू परिवार की तर्पण होता ही है, मगर वो हमारे बालकाल से मित्र थे, इसलिए हमने उसको अपने भगवान से विनय करी कि आप हमारे उस आपको उद्धार हुए। बेटे वाजिद खुश हैं कि चाचा पिता का तर्पण कर रहे हैं। अच्छा मानते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं। गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल और एकता की मिसाल है। पंडित दुबे ने अपने दोस्त की तस्वीर को परिजनों के साथ पूजा घर में लगा कर रखा है। बताने के लिए काफी है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जिस दौर में नफरत सुर्खियों में हो, वहाँ पंडित राम नरेश दुबे और वाहिद अली की दोस्ती की कहानी सुनकर कबीर याद आ जाते हैं, जो कहते थे हिंदू तो तीरथ चले मक्का मुसलमान, दास कबीर दो छोरी के हक्का करी रहे जान। सागर से राकेश तिवारी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।
श्रीनगर में इंटरनेट की धीमी गति से छात्रों का काफ़ी नुकसान हो रहा है, लेकिन अब उनकी मुश्किलें कम करने के लिए रास्ते निकाल लिए गए हैं। ऐसे ऐप प्रयोग किए जा रहे हैं जो मददगार साबित हो रहे हैं। कश्मीर के मुनीब मसूदी और लखनऊ के उनके दोस्त बिलाल आबिदी दोनों IIT से पढ़े हैं और अब एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने में कामयाब हुए हैं जिसके जरिए धीमी इंटरनेट की रफ्तार से जूझ रहे दूर दराज के इलाकों में भी शिक्षक और छात्र आसानी से पढ़ सकते हैं। द वॉइस एंड्रॉयड ऐप 2G कनेक्शन पर चलता है और इसकी मदद से शाकिर रशीद जम्मू कश्मीर के दूर दराज के गांवों में बैठे छात्रों की ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। इस मोबाइल एप्लीकेशन को भारत की 74 आत्मनिर्भर कहानियों में शामिल किया गया है। ऑनलाइन पढ़ना ऑफलाइन पढ़ने से बहुत ज्यादा आसान होना चाहिए। हमने पढ़ाने के मसले का इतना आसान हल निकाला है कि सभी शिक्षकों के लिए ये बहुत कारगर साबित हो रहा है। इससे टीचर न सिर्फ लाइव क्लासेस ले सकते हैं बल्कि टेस्ट ले सकते हैं, होमवर्क दे सकते हैं और छात्रों के बीच चर्चा भी मुमकिन है। 2 जिलों के अलावा पूरे जम्मू कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट 13 महीने से बंद है। डेवलपर्स का कहना है कि ऐप को इसके अनोखे फीचर्स की वजह से देश भर में 3000 से ज्यादा शिक्षक इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमेटेड अटेंडेंस, जैसे ऑटोमेटिक अटेंडेंस से ये पता चल जाता है कि कौन छात्र क्लास में कितनी देर रहा। ऐसे ही ऑडियो फीडबैक है जहां छात्रों को टीचर उनके दिए कामों के बारे में बता सकते हैं। इससे सीखने में मजा भी आता है और डाटा प्रोटेक्शन भी बहुत सटीक है। वॉइस ऐप के डेवलपर्स अब स्कूलों और कॉलेजों के लिए प्रीमियम फीचर्स तैयार करने में लगे हैं। NDTV इंडिया के लिए श्रीनगर से नजीर मसूदी।